हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। ये हमारा एक फन फैक्ट चैप्टर है जिसके अंदर हम यूनियन और स्टेट्स के जो कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने एड्रेस नहीं किए थे हमारे पिछले लेक्चर्स में, उनको एड्रेस करेंगे। और जो हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो यूनियन और स्टेट्स के ऊपर बनाए हैं उसके अंदर कुछ एडिशंस और करेक्शंस भी हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर हमारा। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, एक्सप्लेन अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द कैबिनेट कमिटीज। तो अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है, जबकि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो सिर्फ आर्टिकल 352 के अंदर एक बार मेंशन किया गया है, जबकि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, ही इज द हेड ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर हेड द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड हैज इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट होल्ड करते हैं और इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। आर्टिकल 352 मेंशंस द रोल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स इन इमरजेंसी प्रोविजंस। आर्टिकल 352 के अंदर मेंशन किया गया है कैबिनेट मिनिस्टर्स के रोल को। अगर हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें, जिसे हम एमओएस भी कहते हैं, तो जो एमओएस होते हैं वर्क करते हैं इंडिपेंडेंट एज एन इंडिपेंडेंट और एज एन अटैच्ड ऑफिस। तो ये इंडिपेंडेंट भी वर्क कर सकते हैं और एज एन अटैच्ड ऑफिस भी वर्क कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। पर ये ना तो पार्ट होते कैबिनेट के और ये जब तक अटेंड नहीं करते कैबिनेट की मीटिंग, जब तक इनको इन्वाइट नहीं किया जाए। तो इंडिपेंडेंट ऑफिस का मतलब होता है कि इनको इंडिपेंडेंट एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, और अटैच्ड का मतलब होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच होकर काम करते हैं। फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, ये वर्क करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। इनके पास भी कोई इंडिपेंडेंट ना तो चार्ज होता है यहाँ पे और ना ही कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर सकते। फिर लास्ट में हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ये काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डेप्यूटी मिनिस्टर। इनके पास भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं हो सकता। अगर हम कैबिनेट कमिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो कैबिनेट कमिटीज को जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं सेटअप करते हैं, और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है ये, और रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर डिफाइन की गई है। इसके अंदर जो हेड करते हैं वो मोस्टली पीएम करते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, पर जिस कमिटी के पीएम मेंबर होते हैं वो उसके पीएम ही चेयरमैन होते हैं। इनका फंक्शन होता है कि ये प्रपोजल देते हैं कैबिनेट को और डिसीजन भी दे सकते हैं, पर जो कैबिनेट होती है वो इनके रिव्यू कर सकती है इनकी डिसीजन का, मतलब कैबिनेट इन कमिटीज से ऊपर ही होती है। अगर हम प्रेजेंट कैबिनेट कमिटीज के बारे में बात करें तो 5 कमिटीज के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, इसको हेड करते हैं पीएम, और ये डिसीजन लेती है ऑन ऑल द पॉलिसी मैटर्स ऑन वेदर डोमेस्टिक और फॉरेन। अगर हम कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें तो इसको भी पीएम ही हेड करते हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती है हमारी, उनके डिसीजन के बारे में बात करती है। फिर है एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी होती है, इसको भी हेड करती है पीएम। हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं बड़े बड़े बैंक होते हैं या फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है, उसके अंदर जो सीईओ हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए कैबिनेट जो अपॉइंटमेंट कमेटी है यही अपॉइंटमेंट करती है। फिर है पार्लियामेंट्री कमेटी, इसको होम मिनिस्टर हेड करते हैं, और ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो बिजनेस है वो पार्लियामेंट में किस तरह टैकल किया जा रहा है। फिर एक होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी ऑफ होल ऑफ इंडिया देखती है, किसी पार्ट को देखती है, उसे भी हेड पीएम ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर द प्रोविजंस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर की पॉलिसीज और एक्ट्स बनाने के लिए, और द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट। इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर का मतलब है कि सबसे पहले जो ब्रिटेन की, क्योंकि हमने अडॉप्ट किया वहीं से, तो वहां पे मॉडल को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, और ये प्रेवलेंट है ब्रिटेन, जापान, कनाडा और इंडिया के अंदर। अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लेजिस्लेचर
के लिए फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स and is constitutionally independent of the legislature in respect of its term of office. The presidential government is also known as non-responsible or non-parliamentary or fixed executive system of government and is prevalent in USA, Brazil, Russia, Sri Lanka and among others. तो हम जो देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो पहली बात तो हमने देखा था, अभी बात की थी कि वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और इसलिए इसको नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या नॉन पार्लियामेंट्री या फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स अगर हम देखें पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर तो यहाँ पे नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, इन्हें डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, जबकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ये रियल एग्जीक्यूटिव है, इन्हें डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, मतलब दे एक्ट एंड एज अ टीम एंड स्विम एंड सिंग टुगेदर, कि मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर एक के खिलाफ भी आ जाता है तो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। यहाँ पे डबल मेंबरशिप होती है। डबल मेंबरशिप का मतलब है कि जो मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के भी और एग्जीक्यूटिव भी एक्ट करते हैं। अगर हम फीचर्स देखें हमारे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तो हम देखते हैं कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, जबकि यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट थे हमारे प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे पीएम। ये इलेक्ट किए जाते हैं बाय इलेक्टोरल कॉलेज और इनका फिक्स्ड होता है टेन्योर फॉर 4 इयर्स। यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका टेन्योर है 5 ईयर और जो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पीएम का जो टर्म होता है वो भी 5 इयर्स का ही होता है। जो हम प्रेसिडेंशियल की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं और उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कांग्रेस के लिए फॉर देयर एक्ट्स और कोई भी ये पजेस नहीं करते मेंबरशिप इन द कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब है वहां की जो पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जो डॉक्ट्रिन है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर अलग अलग होनी चाहिए, जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम की तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है कि हार्मनी होती है यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच के अंदर, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वही एज ए लेजिस्लेचर भी काम करते हैं। सेकेंड है प्रिवेंट्स डेपोटिज्म एज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नॉट इन अ सिंगल पर्सन। हम देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यहाँ पे पावर एक पर्सन के पास नहीं होती। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट होती है, मतलब कि अगर रूलिंग पार्टी अगर मेजोरिटी लूज कर देती है तो जो दूसरी गवर्नमेंट है उसको आप बुला सकते हो कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो। कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स की बात करें तो यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, कंटिन्यूटी नहीं होती पॉलिसीज के अंदर क्योंकि नई गवर्नमेंट आके उनकी पॉलिसीज को बदल देती है। थर्ड है कि अनलिमिटेड पावर दे दी जाती है कैबिनेट को, और इसके अंदर फोर्थ है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स जो फुली आप कह सकते हैं आप देखने को नहीं मिलती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम विद ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर हम इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया में तो रिपब्लिकन सिस्टम है जबकि ब्रिटेन में मोनार्कियल सिस्टम है। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, जबकि ब्रिटेन के अंदर हेड ऑफ स्टेट किंग या क्वीन है। जो इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं है क्योंकि इसके पास रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड पावर्स ही हैं ड्यू टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि ब्रिटेन में हम देखते हैं कि वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पे जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है वही कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। थर्ड है इसके अंदर इन इंडिया द पीएम मे बी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के अंदर वो किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, आइदर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, जबकि ब्रिटेन के अंदर हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोअर हाउस जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहा जाता है उसके ही मेंबर होने चाहिए। फोर्थ है इंडिया में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको रिक्वायर नहीं होता कि वो काउंटर साइन करे ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, सो नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि ब्रिटेन में क्या होता है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की। इसका मतलब है कि ब्रिटेन में जब कोई भी जो बिल पास किया जाता है उनकी पार्लियामेंट के द्वारा उसके बाद वो साइन करने के लिए दिया जाता है किंग या क्वीन को,
उसके बाद वो बिल वापस पार्लियामेंट में आता है, उसको उनको साइन करना होता है। ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस है उनको वापस साइन करना पड़ता है, तो उसका उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जबकि जो इंडिया के अंदर जो बिल पास होके जब पार्लियामेंट से अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो वो वापस काउंटर साइन के लिए नहीं आता। तो इस वजह से हम देखते हैं कि कोई भी नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्लेन द फेडरल सिस्टम इन इंडिया। तो अगर हम फेडरल सिस्टम की हम बात करें, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म इज दैट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। हम देखते हैं फेडरलिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी आपकी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए सेंटर और स्टेट्स में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाता है सिंस इट्स अडॉप्शन दैट इट हैज नॉट अडॉप्टेड द ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम, कि जो फेडरल का जो ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम होता है उसने वो अडॉप्ट नहीं किया। इसने काफी सारे यूनिटरी फीचर्स रखे हैं जिसकी वजह से जो स्ट्रांग हो गया है हमारा सेंटर इन द फेडरेशन। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी क्लैरिफाइड द रीजन फॉर द अबव नोशन। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं उन्होंने इस चीज को क्लियर किया। द इंडियन यूनियन इज नॉट अ लीग ऑफ स्टेट्स, ये कोई लीग ऑफ स्टेट्स नहीं है। एंड स्टेट्स डू नॉट डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द सेंटर बट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कि जो हमारे जो स्टेट्स हैं वो सेंटर से डिराइव नहीं करते पावर, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने अवॉइड किया है कि कोई भी टाइट मोल्ड नहीं होना चाहिए फेडरलिज्म, एंड कुड बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। तो हम इसके बेसिक फीचर को भी हम पढ़ते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा कह सकते हैं कि गवर्निंग प्रोसीजर है ये यूनिटरी भी हो जाता है और फेडरल भी रहता है, पर ये अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ सर्कमस्टेंसेस होता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा फेडरलिज्म है इंडिया के अंदर, ये नॉट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो हमने जो फेडरलिज्म अडॉप्ट किया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया, बेसिकली इसके लिए हमने प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है द आउटकम ऑफ आवर ओन प्रोसेस एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ग्राउंड रियलिटी, कि हमने किस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमने आजादी की लड़ाई लड़ी उस तरह में हमने किस तरह फेडरलिज्म को समझा और किस तरह हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है वो रिएक्ट करती है सिस्टम को, उसके आधार पे हमने इस तरह का फेडरलिज्म जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर है वो चूज किया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडिशंस एंड करेक्शंस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो हम जो कुछ एडिशंस और करेक्शंस है प्रीवियस लेक्चर्स के वो देख लेते हैं। हमारा लेक्चर 5 और 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन पे था उसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके ऊपर उनके लिए करेक्शन है। इसमें हमने बताया, इसमें अब हम बात कर रहे हैं कि जो ऑफिस ऑफ वाइसरॉय था ये अबॉलिश कर दिया गया था बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड व्हिच रिमेन द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट एंड रिप्रेजेंट द किंग। 1947 to 1948 लॉर्ड माउंटबेटन एंड 1948 to 1950 सी राजागोपालाचारी। तो हम देखते हैं कि जो ऑफिस ऑफ वाइसरॉय था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 का अबॉलिश कर दिया गया और एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाई गई जो एज अ नॉमिनल हेड रहे और ये रिप्रेजेंट किया इन्होंने किंग को। तो इस टाइम पे डोमिनियन स्टेटस था जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस नहीं हो गया। तो 1947 से 48 तक लॉर्ड माउंटबेटन रहे और 1948 से 50 तक सी राजागोपालाचारी रहे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब कमेंसमेंट हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो जो ये पोस्ट थी तो इसमें ये द प्रेसिडेंट बिकम द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो अगर हम बात करें पहले वाइसरॉय थे, फिर गवर्नर जनरल थे, फिर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर अगर हमारा जो लेक्चर 7 था जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव की बात की थी तो उसमें हम प्रेसिडेंट के अंदर कुछ एडिशन करते हैं। पहली बात इलेक्शंस के अंदर है, इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। तो इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो पहली बात तो जो इलेक्शंस है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इनके जो कैंडिडेट होने चाहिए वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए, पर जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, गवर्नर का या फिर मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन या स्टेट का, ये कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएंगे। और अगर ये इलेक्ट हो जाते हैं एज प्रेसिडेंट तो इनको अपनी जो सीट होगी वो वेकेंट करनी होगी बिफोर दे बीइंग सर्विंग एज द प्रेसिडेंट। पर ऐसा पहले नहीं था। पहले अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट है तो अगर उनको चुनाव लड़ना है अगर प्रेसिडेंट के लिए तो उन्हें अपनी सीट खाली करनी पड़ती थी, जैसे कि 1969 के टाइम पे वीवी गिरी जी ने अपनी सीट खाली की थी। जो प्रोविजंस है एंटी डिफेक्शन की मतलब आप अपनी पार्टी लाइंस को तोड़कर वोट नहीं कर सकते, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट बैलेट होता है, आप किसी को भी वोट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं होता नोटा का
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर हमने देखा था कि जो नोटा है ये कुछ स्टेट्स के जो असेंबली इलेक्शन होती थी उनके लिए काम में लिया गया था और राज्यसभा इलेक्शन में भी काम में लिया जाता था, पर ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नोटा यूज नहीं किया जाता। हम कन्वेंशन से देखते हैं कि जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, उनको अपॉइंट किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर बाय रोटेशन, मतलब दोनों बाय रोटेशन से उनको अपॉइंट किया जाएगा और जो रिटर्निंग ऑफिसर ही होते हैं यही स्क्रूटनाइज करते हैं ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स फाइल्ड बाय द कैंडिडेट। अगर हम प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस पावर की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऑर्डिनेंस है वो इशू नहीं किया जा सकता जब असेंबली डिसॉल्व हो या सस्पेंडेड हो। अगर हम लेक्चर 8 जो हमारा पार्लियामेंट था उसके अंदर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन है, उसके अंदर कुछ करेक्शंस हैं। इनके दो फंक्शंस हैं। पहला है कि एलोकेशन ऑफ द एचओपी सीट्स टू स्टेट्स फिक्स्ड बाय 1971 सेंसस। तो हम देखते हैं कि जो लोकसभा की जो सीट्स हैं जो स्टेट्स को दी गई है वो 1971 के सेंसस के आधार पर भेजते हैं। पहले हमने यहाँ पे 2 स्टेट्स नहीं लिखा था, एचओपी सिर्फ सीट्स लिखा था। तो एचओपी सीट्स टू स्टेट्स फिक्स है 1971 के सेंसस के आधार पर, और जो डिवीजन किया गया है स्टेट का इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी वो 2001 के सेंसस के हिसाब से बेस्ड है। अगर हम नॉमिनेशन की बात करें फॉर द लोकसभा इलेक्शंस तो नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी के लिए हम देखते हैं कि आपको सिर्फ एक इलेक्टर चाहिए होगा इस प्रपोजल, जो गलत हमने मेंशन किया हुआ था उसके अंदर। और अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो आपको 10 इलेक्टर्स चाहिए होंगे इस प्रपोजल। अगर हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करें जो आर्टिकल 105 के अंदर मेंशन की गई है, ये एडिशन है कि यहाँ पे 3 पॉइंट देखते हैं हम कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट मिलती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, और कोई भी लायबल नहीं होते वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए इन एनीथिंग सेड और वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट। सेकेंड है इसके अंदर कि कोई भी पर्सन अगर पब्लिश करता है कोई भी रिपोर्ट या पेपर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। और प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो है पार्लियामेंट्री मेंबर्स की वो पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा डिफाइन कर दी जाएंगी। पर हम देखते हैं कि जो भी ये प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज हैं ये कन्वेंशन के थ्रू चली आ रही है, इनके लिए पार्लियामेंट्री लॉज नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कोर्ट्स हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकते इन द फंक्शंस ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसके अंदर कुछ करेक्शंस हैं। इसके अंदर करेक्शन ये है कि जो इनका जो स्टेटस है उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था 1969 में और इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया 1977 के अंदर। तो आई होप आपको जो चैप्टर था जिसके अंदर हमने यूनियन और स्टेट से लेके उनके कुछ एडिशंस पढ़े, कुछ फन फैक्ट्स के बारे में बात की, पार्लियामेंट्री और फेडरल सिस्टम पढ़ा हमने, कमिटीज पढ़ी, आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।